साथियों और मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाइयों और माताओं और बहनों, मैं काफ़ी दिन से ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताऊं। मेरा भी एक अजीब सा कहानी है और एक अजीब सा मेरा इस दुनिया के अंदर में एक वजूद है। और मेरा वाकया जो हकीकी वाकया है, जो मेरी अपनी हकीकी कहानी है, मैं अपनी पैदाइश से लेकर के मैं आज तक का आप लोगों के सामने मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ न कुछ मैं बताऊं। पूरा तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि मैं अभी तक अपनी जिंदगी का जो डायरी लिख रहा हूं ना, शुरू से लेके आज तक, कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारे बारे में जानते हैं कि हम बचपन से ही एक डायरी लिखने का शौक रखते हैं कि हमारे साथ जो भी हादसा होता है या कोई अच्छाई होता है या कोई बुराई होता है तो हम उस चीज़ को नोट कर लिया करते हैं और कुछ दिन के बाद फिर अपने आप को तन्हा उसको पढ़ा करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को देख सके कि हमारी ज़िंदगी में कितने चढ़ाव आए और कितने बदलाव आए और उतार कितने आए। और मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में होने वाली कठिनाइयाँ और चलने वाले रास्ते और जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते के अंदर में जितने कांटे आए हैं और जितने दुख और दर्द और तकलीफ सहे हैं, और आज अगर हम इस जमीन के ऊपर में और इस धरती के ऊपर में अगर कुछ कामयाब हल्का सा भी हुए हैं तो बड़ी ही कठिनाई के साथ हुए हैं। इस चीज को बताऊंगा दोस्तों। मेरा नाम फैयाज अहमद हुआ। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जो ग्राम पंचायत राजरवाही वार्ड नंबर 7 पोस्ट कन्हैली पुलिस स्टेशन नरपतगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया सूबा बिहार का रहने वाला हूं। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूं कि जब मेरे साथ में बहुत ही कठिनाई आई, लेकिन हम उस कठिनाई को और उस दर्द और तकलीफ को झेलते हुए आज मेरी उम्र 26 साल का हो चुका है। और 26 साल की उम्र में हमने जो भी तकलीफें और जो परेशानी मैंने झेला है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है और ऐसा ही हमारे पीछे भी किसी न किसी व्यक्ति का हाथ ही होगा और हाथ है। मैं शुक्र अदा करता हूं उनका, यानी हमारी एक बहन का, हम अपनी सिस्टर का, हम अपनी जो हमें आज इस काबिल बनाया और हमें इस ओहदे पे पहुंचाया और आज कामयाबी हमारी जो कदम चूम रही है ये उन्हीं का देन है। और मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी उम्र पैदाइश के 16 दिन के हम हो चुके थे तो 16 दिन के बाद हमारे अब्बू का इंतकाल हो चुका था
और हम अपने बाप का चेहरा नहीं देख सके, यानी हम अपने फादर का चेहरा नहीं देख सके। और उसके बाद यूं ही ऐसे ही चलता रहा और मेरी किस्मत कुछ यूं था, और मेरी किस्मत न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर था कि जब हमारी उम्र हो गई 6 साल की, तब हमारी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। और हमारी बहन, हम लोगों को, हम 2 भाई, दोनों भाई को पढ़ा लिखा करके, और जैसे भी हम लोग पढ़ने की कोशिश किए, जिस हाल में पढ़ने की कोशिश किए हम लोग, उसने अपने जान माल हर चीज से हम लोगों का परवरिश किया और बेहतर परवरिश किया। और बेहतर परवरिश का नतीजा है कि आज मैं कुछ ओहदे पे आना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर इन्हीं तरीके से, जैसे शुरुआत से लेके आज तक अगर उनका साया हमारे सर पे रहा है, उनका हाथ अगर हमारे सर पे पड़ा है, तो कामयाब हुए हैं, तो आइंदा भी हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं की दुआ से हम जो है आगे भी कामयाब होते रहें। बड़े आगे हमारी जिंदगी का शुरुआत होता है 6 साल की उम्र से, जब हमारी अम्मी का इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद हम और हमारे भाई दोनों को, हमारी बहन का एक शौक था, और हमारी वालदा, हमारी माताएं जो थी, वो कह के गई थी कि बेटी, हमारे दोनों बेटे को जरूर पढ़ा लिखा करना। और आज उन्हीं की देन से और उन्हीं की वजह से हम लोग कामयाब हुए हैं और कुछ पढ़ लिख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम जगह जगह पे पढ़ाई किए, जैसे कि हिंदुस्तान के कोने कोने पे जा करके हमने पढ़ाई किया। जहां हमारी मन के, जहां पे हमको अच्छे पढ़ाई मिले, हम गए, और न जाने कितनी डिग्रियां भी ली हमने। और उसके बाद हमने डिप्लोमा भी कर रखा है, और डिप्लोमा वो डिप्लोमा हमने कर रखा है जिसका हमें तमन्ना था और शौक था। और बड़ी से बड़ी कंपनी में भी हमने काम किया है अपने शौक को पूरा करने के लिए। इसलिए कि हमारे अंदर भी हमने जो बचपना काटा है ना, वो बड़ी दुख और दर्द की हमारा था बचपना। और हम अपने बचपने को समझ सकते हैं, गरीबी को हम पहचान सकते हैं और गरीबी को हम देख सकते हैं, इसलिए कि गरीबी हमारे आंखों के सामने में गुजरी है। तो गरीबों से लगाव हमें बहुत ज्यादा इसलिए है। हम कुछ दिन पढ़ने के बाद हमारा सफर शुरू होता है लखनऊ की तरफ। लखनऊ की सरजमीन पे जाने के बाद हमने कई डिप्लोमा किया, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर CCC, C++, ADCA वगैरह वगैरह जितने भी थे, कंप्यूटर का कुल मिला के जितने भी नॉलेज थे हमने लिया वहाँ पे। और उर्दू लैंग्वेज से भी हमने डिप्लोमा किया, इंग्लिश लैंग्वेज से भी मैंने डिप्लोमा किया, और भी जो भी संस्था के अंदर में जैसे भी डिप्लोमा की जरूरत पड़ा मैंने किया। आज और वहां पे हमने डिप्लोमा करने के बाद हम नौकरी में लग गए, और हमारा एक सपना था कि हम एक सरकारी जॉब करें। वो भी हमारी किस्मत में बहुत अच्छा आया। ठेके के माध्यम से, NGO के माध्यम से हमने 5 साल बेसिक शिक्षा अधिकारी में काम किया।
बीएससी ऑफिस में। उसके बाद फील्ड वर्क में भी मैंने बहुत काम किया, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी। मैंने उसमें भी लमसम 3 साल काम किया। मैंने एक्सपीरियंस फील्ड वर्क का भी एक्सपीरियंस मैंने कुछ लिया, और हमें ये तमन्ना था और ये शौक था कि जो भी हमारे दिल में आए करने का वो हम पूरा कर लें। बहरकैफ उसके बाद लखनऊ की सरजमीन पे हमने एक छोटा सा अपना जगह लेकर के एक मकान बनाया, और मकान बनाने के बाद हमने उस जगह पे मकान बनाया था जिस जगह पे चारों तरफ से गैर मुस्लिम और बीच में एक हम बसे हुए थे। लेकिन हमें दोस्तों धर्म से तो सबको प्यार होता है, लेकिन हम भी अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर प्यार करते हैं तो अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपने धरती से प्यार करते हैं। फिर उसके बाद वहां पे भी हम बहुत अच्छे ईमानदारी से और मेहनत करके बिजनेस, मैंने कई बिजनेस किया, और बिजनेस करने के बाद हमारे गांव रेवाही पंचायत वार्ड नंबर 7 में मेरा मकान है छोटा सा। हम वहां पे सोचते रहे कि हमारा धरती और हमारा जमीन और हमारा निर्यासी जो है वो उस सरजमीन पे है, तो इस जगह पे रहने से हमारा दिल गवारा, पता नहीं क्यों हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें रहना चाहिए अपने गांव और क्षेत्र के अंदर में। तो हम अपने गांव आए, और गांव आने के बाद हमने यहां का कुछ माहौल देखा। माहौल क्या देखा मैंने कि यहां का राजनीतिक मैंने देखा। राजनीतिक तो हर जगह होता है ना, एक रेवाही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर में राजनीतिक होता है। लेकिन हम जब राजनीतिक रेवाही वार्ड नंबर 7 के अंदर में हमारा मकान है, हम यहाँ पे आए। हमारे वालिद साहब का नाम है मीर रियाजुद्दीन, हमारे दादा का नाम है मीर शकूर, हमारा नाना का नाम हुआ हाजी अब्दुल लतीफ उर्फ मन्नू हाजी, और हमारे मामू साहब का नाम हुआ हाजी फरजद अली। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि हमें यहाँ पे लोग जानते नहीं है ज़्यादा, हम यहाँ पे नए चेहरा हैं, और इससे हो सकता है कि आप लोगों को पता चल जाए हमारे बारे में कि हम हैं कौन। ऐसा तो नहीं है कि कहीं के भगौरे आकर के यहाँ पे बस गए, इसलिए बताना वाजिब चाहता हूँ। बहरकैफ हमारे यहाँ का माशरा और माहौल ऐसा है कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहो ना, तो यहाँ पे आपको बेहतर करने नहीं देंगे लोग। अगर आप यहाँ पे सुधार पैदा करना चाहते हो तो आपको सुधार के लिए हजारों व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएंगे। और एक शायर याद आ गया हमें कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी ही कम था।
बहरहाल शेर व शायरी का भी थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, इसलिए कुछ शेर व शायरी भी आप लोगों के सामने मैंने बताया। हमने एक ट्रेनिंग में हैदराबाद लियोनिया होटल है, 7 स्टार होटल है लियोनिया होटल, हमने एक ट्रेनिंग में गए। उस ट्रेनिंग के अंदर में हमारे जो सर आए हुए थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे, संजय मोदगिल सर नाम है उनका। आप यूट्यूब पे या किसी चीज पे उनका सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। उनसे हमें एक सीख मिली, वो ये कि एक दिन आपको उसका वाकया बता दे, उनका कहानी बता दे कि करीब 5000 अपने हिंदुस्तान से जगह जगह से स्टूडेंट्स गए हुए थे उनके ट्रेनिंग में। लियोनिया होटल के अंदर में हम लोगों का ट्रेनिंग था, 7 दिन का ट्रेनिंग था। तो एक सेशन ऐसा आया, सबसे पहला सेशन हमारी जिंदगी में, जो हम इतने बड़े 7 स्टार होटल के अंदर में हम गए और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। तो हमारे सर ने एक चीज लिखे थे, वो क्या, वो ये लिखे कि ईगो। क्या लिखे? ईगो। और ईगो लिखने के बाद बोल रहे बस अब हम कुछ नहीं बताएंगे। लोग बहुत बड़े कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो ईगो तो लिख लिए, लेकिन ईगो लिखने के बाद बता रहे कुछ बताएंगे ही नहीं, तो ये हुआ क्या? तो क्या बताते हैं कि अपने अंदर में से अगर ईगो हटा लोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर अपने अंदर में ईगो रखोगे तो नाकाम हो जाओगे। दोस्तों, ईगो के मतलब आता है अहंकार। अहंकार यानी घमंड, अहंकार, घमंड, ईगो। कितना छोटा सा लफ्ज ईगो, इतना छोटा सा चीज अपने अंदर से अगर हम नहीं निकालते हैं, अगर उस चीज को निकाल के हम नहीं फेंकते हैं बाहर, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? आप बड़े से बड़े लोगों को देखिए कि आप जब उनके पास जो बहुत करोड़ों का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आपने कभी देखा कि बीच चौराहे के ऊपर में वो लड़ाई करते हुए या किसी को तुम तराका करते हुए? नहीं। इसलिए कि अगर उनको आप गाली भी दे दोगे तो वो चुपचाप आराम से सुन के निकल जाएंगे। क्यों? कि उनके पास ईगो ही नहीं है, उनके पास अहंकार नहीं है, उनके पास घमंड है ही नहीं है। पर हमारे पास अहंकार है, घमंड है, हर चीज है। बल्कि हम तो दूसरा लाइन पकड़ चुके थे। जो मेरा मेन मकसद है बताने का वो ये कि रेवाही के अंदर में, राजनीतिक के अंदर में, जब हम रेवाही के सरजमीन पे अपना कदम रखे और हमें पता चला यहाँ की राजनीति, यहाँ का सोसाइटी और यहाँ के माहौल और यहाँ की गरीबी, तो हमें एक फैसला लेना पड़ा। अपने दिल में मैंने एक फैसला लिया है जो आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं। वो फैसला ये है कि मैं भी राजनीतिक में क्यों न उतर जाऊं। बहरहाल राजनीतिक में उतरने के लिए हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को सही रास्ता दिखाना, अपने पंचायत के अंदर में विकास होना, शिक्षित होना। और बड़ी अफसोस होता है कि रात के 12-1 बजते हैं और
एक घर के अंदर में एक लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और उनको ले जाने के लिए यहाँ से फॉरबिसगंज का रास्ता तय करना पड़ता है और बड़ी कठिनाई के साथ यहाँ से जाती हैं वो। राजनीति कितने दिन से हो रहे हैं, हर चीज इतने दिन से बन गए, लेकिन क्या एक हॉस्पिटल नहीं बन सकता हमारे यहाँ? क्या एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल तो बन सकता है? मैंने देखा है कि कई ग्राम पंचायत के अंदर में ऐसे भी है जहां पे सरकारी हॉस्पिटल भी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो हमारी पंचायत के अंदर में ऐन वक्त में काम आ जाए। हमारे रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है और यहां से फॉरबिसगंज ले जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल अगर चढ़ाता तो दम नहीं टूटता। हमारा देहात है, गांव है, किसी को सांप काट लेता है, खेत खलियान है, किसान है यहाँ पे, उनको सांप काट लेता है और सांप काटने के बाद उनको बांध छान के जब तक लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है, 15 किलोमीटर का जब सफर दूर करता है, करीब आधा से 1 घंटे का रास्ता जब उनको तय करना पड़ता है और बीच में वो अगर दम तोड़ देता है तो कितना तकलीफ होता है। सिर्फ इंदिरा आवास होने से विकास नहीं होता है, सिर्फ रोड बनने से विकास नहीं होता है, सिर्फ शौचालय बनाने से विकास नहीं हो जाता है। विकास तो होता है कि बढ़िया सा हॉस्पिटल बने, वहां पे उनको हॉस्पिटल में हर आराम मिले, हर एक चीज का इलाज हो ताकि बाहर जाना नहीं पड़े। जरूरत तो इस चीज का है कि हमारे पंचायत के अंदर में कॉलेज खुले, बच्चे 8 क्लास पढ़ने के बाद हमारे गांव से हरिपुर हाई स्कूल, उसके बाद फॉरबिसगंज इंटर कॉलेज का रास्ता तय करते हैं। यहाँ से लड़कियां हमारी जाती हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, लड़के जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। यहाँ से उनको 5-6 किलो का रास्ते का उनको तय करना पड़ता है और घर में हमारी माँ और बहनें परेशान रहती हैं कि कब हमारी बेटियां घर आएगी पढ़ के वहां से। और आते हुए में आप सोचिए कि आते हुए में अगर जो कुछ हो जाता है, हमारे यहां से हरिपुर बीच में कुछ मकाने भी कम है, खेत खलियान है, अगर कुछ हो जाता है तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भी इस सरजमीन पे, इस धरती पे एक बार राजनीति के लिए उतरूं और मैंने ये फैसला लिया है कि 2021 में मैं खुद सरपंच का नॉमिनेशन दूंगा और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, अगर दुआएं रही, अगर आप भी हमारे जैसे सोचते हैं तो जरूर इंशाअल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। और कामयाब होने के बाद सबसे पहले मैं अपना पंचायत का सिस्टम को सही करूंगा और सिस्टम को सही करने के बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊंगा। प्रयास करना हमारा काम है,
यहां से हम लिख करके तो दे सकते हैं ना। अरे हम अपने पैसों का नहीं बनाएंगे ना, सरकार फंड देती है बनाने के लिए। आप कोशिश तो करो, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कोशिश नहीं की जाती है। हमारे यहाँ दूसरे दूसरे फंड को लाने की कोशिश किया जाता है, पर जिससे फायदा हो पब्लिक का वो फंड नहीं लाया जाता है। क्यों? कि उसमें नेताओं का फायदा कम होता है, पब्लिक का फायदा ज्यादा होता है। लेकिन नहीं, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने रेवाही पंचायत को सुंदर बनाऊं, खूबसूरत बनाऊं, यहाँ के इंसानों को खूबसूरत बनाऊं। इंसानों को खूबसूरत का मतलब ये कि उनके दिल को खूबसूरत बनाऊं। एक दूसरे के खिलाफ जो यहाँ पे जहर उगली जा रही है, उस जहर को खत्म करूं। मैंने अभी कुछ देर पहले आप कहा था कि अगर आप बेहतर काम करना चाहते हो तो आपके अड़ोस पड़ोस देख के आपसे जलने लगते हैं। क्या रे इतना पैसा उनके पास कहां से आ गया, क्यों कमा रहा हो? नहीं कमाने दो उनको, बैठाओ उनको नीचे। राजनीति खेलते 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 आखिर में हम और आप बैठ जाते हैं नीचे, शिकार हो जाते हैं उनका। क्यों शिकार होते हैं? हमारे अंदर में कमी है ना। अगर हम अपने अंदर की कमी और कोताही को अगर दूर कर लें तो क्या शिकस्त होगा? नहीं होगा। अगर कहा जाता है कि 4 लकड़ी को एक जगह अगर जमा कर दिया जाए और उनको तोड़ा जाए अगर, तो बहुत देर से टूटता है। अगर एक लकड़ी को अगर एक बार में तोड़ा जाए तो खट से टूट जाता है। हमें एकता की जरूरत है, हमें मिलने की जरूरत है, हमें एक दूसरों से मिल के रहने की जरूरत है। एक गरीब आते हैं, एक अमीर आता है, और हमारे यहाँ फैसला होता है सरपंच के द्वारा। हमने ऐसा फैसला देखा है यहाँ पे, बयान नहीं करूंगा। बहरहाल हमारे साथ भी हादसा हुआ है, लेकिन हादसा होने के बाद हमें ये समझ में आया कि मेरे साथ जब हो सकता है तो न जाने मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे आदमी होंगे जिनके साथ ऐसा हादसा होता होगा। और जब आदमी को हादसा हो जाता है उनके सर पे और उनको बदनाम कर दिया जाता है नहीं, तो जो भी अगर इज्जतदार आदमी होता है वो सोचता है कि अब तो हम बदनाम हो ही गए, अब तो हम बदनाम हो ही गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम और क्यों न बदनाम हो जाए। वही क्या हो जाता है, चोर निकल जाता है, उसी में से डाकू निकलता है, उसी में से कोई हो सकता है किसी का कातिल निकल जाता है। नहीं दोस्तों, प्यार से समझाने की जरूरत है, प्यार से बोलने की जरूरत है और इंसाफ करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आप लोग हमारा साथ दें और आप लोगों की अगर आशीर्वाद, अगर दुआएं रही और आप लोग हमको इजाजत अगर देते हैं, तो मैंने जो फैसला किया है, अगर आप लोग भी हमारे साथ में हैं तो आप हमें इजाजत दीजिए
कि हम भी नॉमिनेशन दें, और हमारे जैसे सोच रखने वाले और युवा व्यक्ति अगर हो तो कोशिश ये करें कि युवा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप अपना नेता चुने। हम ये नहीं कहते कि हमें ही चुनना, हो सकता है कि हमसे अगर बेहतर भी मिल जाए तो आप उनको चुनना, मुझे नहीं। इसलिए हो सकता है हमसे बेहतर अगर कोई काम करने वाला हो आपकी नजर में तो आप उन्हें भी चुन लो, हमें कोई एतराज नहीं, हम भी साथ हैं। लेकिन आप अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके फैसला लेना। अगर आप समझदार और अक्लमंद आदमी हैं, अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं और सोचिए गौर से, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर में कितनी कमी और कोताही है। बहरहाल, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपसे, बोलने के लिए तो अगर बोलता रहूं, ऊपर वाले के रहमो करम से अगर हमें मैक धरा दिया जाए और 24 घंटा कहा जाए कि आपको बोलना है तो बोलते ही रहेंगे, इतना भरास है हमारे अंदर। लेकिन नहीं, हम अपने अंदर में, हमारे अंदर में कोई भरास नहीं है, सबको हम निकाल के फेंक दिया है। हम शराफत की जिंदगी जीना चाहते हैं, शरीफ होकर जीना चाहते हैं, हमें भी शरीफ होने का मौका दिया जाए और हमें भी एक बार मौका दें ताकि हम अगर बीच काम करते हैं आप लोगों के सामने और बेहतर बनाने की कोशिश अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके ऊपर है, आप जैसा फैसला करें। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।